दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सरकारी कार्यक्रम, शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रमों को यदि राजनीति करने, विपक्ष के ऊपर तंज कसने का अड्डा बना दिया जाए, तो मौजूदा दौर में इसे लोकतंत्र की रवायत कहा जाए या लोकतंत्र के अंदर की गिरावट कहा जाए, ये सवाल मैं अपने दर्शकों पर, सुधी दर्शकों पर छोड़ता हूं। लेकिन सवाल यदि सत्ता के शीर्ष से इस स्तर पे उठने लगे, तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है। अभी कुछ सप्ताह पहले आपने देखा कि मेरठ से रैपिड रेल के उद्घाटन के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक बातें की, विपक्ष को निशाने पर लिया, कांग्रेस का नाम लेकर निशाने पर लिया, जबकि अवसर वो ऐसा नहीं था जहां ये सारी बातें कही जाए। राजनीतिक बातें करने के लिए चुनावी मैदान होता है, चुनावी भाषण होता है, संसद भवन के अंदर भी कई बार राजनीतिक बातें होती है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री के स्तर से ऐसी बातें हो रही हो और आज इस सिलसिले में मामला और ज्यादा आगे बढ़े, तो इसे क्या कहा जाए। आज मौका था कोटा बूंदी इलाके के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास का, और उस शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करते हुए नजर आए। और जो उनका वर्चुअल संबोधन था, उस संबोधन का एक हिस्सा लोकसभा अध्यक्ष और कोटा के सांसद ओम बिरला के बचाव में नजर आया। आप सभी जानते हैं कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ कोटा संसदीय सीट के सांसद भी हैं। वही कोटा जो इस देश में कोचिंग नगरी के नाम से जाना जाता है, वही कोटा जो राजस्थान के अंदर दिल्ली मुंबई के मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। और जब वहां के एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर ओम बिरला का यानी लोकसभा अध्यक्ष का बचाव प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए, कारण क्या है और जिस अंदाज में करते हुए नजर आए, जरा उस अंदाज को सुन लीजिए, तब उसके कारण पर हम चलते हैं। ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं। वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि ये शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसद गण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। किसी को भी अपमानित नहीं करते। सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा, हर बार वो मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जितने अच्छे सांसद हैं, उतने ही अच्छे स्पीकर हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष हैं, कुछ तो खासियत होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी ने, तभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले भाजपा के संसदीय दल ने उन्हें लोकसभा का स्पीकर चुना होगा। उसके लिए उन्हें उम्मीदवार बनाना तय किया होगा। सवाल यह है कि जिस मौके पर वो बात कर रहे हैं, उसके बाद जो अगली लाइन आपने उसमें सुनी है, वो लाइन बहुत ज्यादा आपत्तिजनक मालूम पड़ती है कि कुछ बड़े घरानों के उत्पाती लड़के भी संसद में पहुंच जाते हैं, उनको भी ओम बिरला हैंडल करते हैं और कभी किसी बात को दिल पर नहीं लेते। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं। स्वाभाविक है
दिल पर किसी बात को लेने का काम कौन करता है? जिसके अंदर संवेदना होती है, और जिसके अंदर संवेदना होती है, निश्चित तौर पर संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल भी उसे सबसे ज्यादा होता है। हालांकि मेरे ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष या किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं है। सवाल यह है कि जब 9 मार्च से, यानी महज 2 दिनों बाद से, सोमवार के दिन से संसद में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए विपक्ष जो संवैधानिक दायरे में प्रस्ताव लेकर आया है, उस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री के द्वारा एक शिलान्यास कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष के बचाव की नौबत क्यों आई? ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री वहां कह रहे थे, ये सारी बातें जब संसद के अंदर बहस होती, वहां उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि असली प्लेटफॉर्म संसद है। संसद के अंदर विपक्ष को यदि लोकसभा अध्यक्ष के संचालन के तरीके में दोष दिखाई दे रहा है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत पूरे संवैधानिक तरीके से प्रस्ताव लेकर आया है। जैसे विपक्ष के द्वारा कांग्रेस के राज में पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर के खिलाफ और राजीव गांधी के दौर में लोकसभा अध्यक्ष रहे बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया गया था। उसी परंपरा का पालन करते हुए विपक्ष ने मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी उन पद से हटाने का प्रस्ताव रखा है। अब इस बात को लेकर संसद में बहस होती, जो बात प्रधानमंत्री बाहर कह रहे हैं वो अंदर कहते, तो पूरे देश को अच्छा लगता कि प्रधानमंत्री ने जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया, जिन्हें इस पद के लायक समझा, जिन्हें भाजपा के संसदीय दल ने चुना, प्रधानमंत्री की इच्छा का सम्मान रखते हुए चुना, प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खुलकर खड़े हैं। लेकिन संसद के अंदर बोलने की बजाय संसद के बाहर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? असली बात यह है कि जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी का बयान देखा, उस बयान में तमाम बातें जो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कही, वो संसद के भीतर भी कह सकते हैं, या हो सकता है कहेंगे, लेकिन वो बात संसद के अंदर वो नहीं कर सकते कि बड़े घरानों के उत्पाती लड़के, क्या बड़े घरानों के उत्पाती लड़के सिर्फ संसद में ही आते हैं? क्या बड़े घरानों के उत्पाती लड़के सियासत में ही आते हैं? क्या वो दूसरी फील्ड में नहीं जाते? और जिन्हें वो उत्पाती कह रहे हैं, वो इस देश के माननीय सांसद हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक सांसद हैं। बनारस के लोगों ने लगातार तीसरी बार उन्हें चुना है। तो जिन्हें तीसरी बार चुना है जनता ने, वो व्यक्ति कोई 5वीं 6ठी बार या चौथी बार या पहली दूसरी बार के सांसद को यदि उत्पाती जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा है, तो क्या यह सदन की अवमानना है या सदन की अवमानना नहीं है? ये एक सवाल तो ये उठता है, क्योंकि निश्चित तौर पर यह उत्पाती शब्द कहीं ना कहीं एक सांसद के लिए कहा जाए तो असंसदीय है। हालांकि हम सबने सुना है, टेलीविजन पर सबने देखा है, आपने भी देखा होगा, संसद टीवी के माध्यम से देखा होगा, अलग अलग रील के माध्यम से देखा होगा, जब एक सांसद को मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ने सीधे सीधे कहा चल बैठ। क्या चल बैठ कोई संसदीय भाषा है? सदन के अंदर कई बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ टोका टाकी हुई, कई बार राहुल गांधी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई, और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को लोगों ने कसौटी पर कसते हुए अलग तरीके से उनकी समीक्षा का काम किया। जनता ने भी, पत्रकारों ने भी, और चूंकि इस देश का बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक मर्यादाओं से परिपूर्ण है, लिहाजा जब हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं, तो भला लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की, उनकी भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष भी इस सिस्टम का हिस्सा है। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अभी कुछ दिनों पहले तक जब चीफ जस्टिस थे, उस वक्त उन्होंने एक सेमिनार में कहा था कि हम जजों के द्वारा दिए गए फैसलों की भी लोगों को आलोचना करने का या आलोचनात्मक समीक्षा करने का अधिकार है। सवाल यह है कि न्यायिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका एक सीमित दायरे में न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था जैसी है। अगर कोई सांसद उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, या सांसदों का समूह उनकी भूमिका को, उनके आचरण को मर्यादाओं के अनुरूप नहीं पा रहा है, तो क्या संविधान का अनुच्छेद 94C सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि वो किताबों में बंद रहे, कभी विपक्ष या कभी कोई सांसद या सांसदों का समूह उसका प्रयोग न कर पाए? और प्रधानमंत्री को इससे इतनी आपत्ति क्यों है? और उस आपत्ति को वो उचित फोरम यानी लोकसभा में रखने की बजाय, उस प्रस्ताव पर बहस के दरमियान रखने की बजाय बाहर किसी शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम में क्यों रख रहे हैं? ये सवाल एक तरफ है।
दूसरा सवाल मौजूदा दौर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का है। रूस से कितना तेल आएगा, रूस से कब तेल खरीद बंद हुई, कब तेल खरीद चालू हुई, सरकार का उस पर क्या कहना है, विपक्ष का उस पर क्या कहना है, इसके लिए संसद में एक बहस हो सकती थी। इसके लिए भी बहस संसद में हो सकती थी कि नीतीश कुमार को कैसे किनारे लगाया जा रहा है। इसके लिए भी विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोग इस आशंका को दूर करने के लिए बहस कर सकते थे कि आखिर बंगाल और बिहार के सीमावर्ती इलाके को मिलाकर जो एक संभावित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात चल रही है, आखिर उसमें क्या होगा, क्या सरकार का ऐसा कोई इरादा है या नहीं है। और इसको लेकर के भी संसद के अंदर सवाल और चर्चा हो सकती है कि आखिर जो 130वां संशोधन लाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत कोई व्यक्ति यदि जेल चला जाए तो जेल जाने के बाद उसे पद छोड़ना ही होगा, और जांच एजेंसी जब चाहे उसे जेल भेज दे, उस पर कोई कानून नहीं आ रहा है कि उसके बारे में क्या है कि सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को जेल भेज दो, जैसे केजरीवाल को भेज दिया, और फिर वो व्यक्ति रिहा हो जाए, फिर वो व्यक्ति बरी हो जाए, उस पर केस खत्म हो जाए, सबूत ना मिले। तो केजरीवाल ने जैसे पद नहीं छोड़ा, वैसे कोई जेल जाए तो पद ना छोड़े और उसे वो पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। इस तरह के कानून लाने की जो बातें हो रही है, क्या इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष के का बचाव करते करते ये बड़े घरानों के उत्पाती लड़के संसद में आ जाते हैं? ऐसी बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री का मकसद संसदीय कार्यवाही शुरू होने के पहले फिर से इस पर विपक्ष को हंगामा करने के लिए प्रोवोक करना या उत्तेजित करना है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि किसी सांसद को भी, किसी माननीय सांसद को भी यदि कहा जाएगा कि बड़े घरानों के उत्पाती लड़के आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी संसद में विरोध करेगी। और पूर्व में देखा गया है कि संसद में विरोध प्रदर्शन जब हुए तो दोनों सदनों को मिलाकर तकरीबन 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और उस निलंबन की प्रक्रिया के दरमियान कई सारे बिल भी पास करा लिए गए। ये पूरे देश ने देखा है कि क्या हुआ था। तो क्या वही प्रक्रिया अपनाने के लिए कोई उकसावेपूर्ण कार्रवाई हो रही है? और इसके लिए बड़े घरानों के लड़कों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उत्पाती लड़कों जैसे शब्दों का इस्तेमाल। कई सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम के काम करने के तरीके को देखते हुए मौजूद हो जाते हैं। आज ईरान में क्या हो रहा है, एक भारत के विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू में देख रहा था। उस इंटरव्यू में जब एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया जो बेहद जरूरी सवाल था, तो विदेश मंत्री उसे गैर जरूरी सवाल बताते हैं, बेकार के प्रश्न मानते हैं, उस पर जवाब देना उचित नहीं समझते। संसद के अंदर चूंकि सवाल पूछने पर जवाब देना पड़ता है, और संसद के अंदर जवाब देने के पहले हंगामा खड़ा करना यदि किसी का मकसद है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, तो उस मकसद के पीछे जो प्रोवोकेशन है, चाहे वो जिधर से किया जाए, जिधर से उत्तेजित करने की कोशिश की जाए, निश्चित तौर पर वो भी एक सवालों के घेरे में आता है। लोकसभा अध्यक्ष कैसे सदन का संचालन कर रहे हैं, ये सभी देख रहे हैं। एक बार वो कह रहे थे कि सोमनाथ चटर्जी ने जो परंपरा डाली है, या पूर्व के लोकसभा अध्यक्षों ने जो परंपरा डाली है, उसी का पालन वो कर रहे हैं। सोमनाथ चटर्जी के दौर में क्या संसद ऐसे ही चलती थी? सोमनाथ चटर्जी के दौर में क्या विपक्ष को पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता था? सोमनाथ चटर्जी के दौर में तो विपक्ष को इतना स्पेस मिला कि सदन के अंदर नोटों की गड्डियां जो कथित तौर पर सांसदों को खरीद फरोख्त के लिए लाई गई थी, वो नोटों की गड्डियां लेकर सांसद सदन के अंदर चले गए थे। सोमनाथ चटर्जी के दौर में तो इतना, या दूसरे लोकसभा अध्यक्षों के दौर में तो इतना सांसदों को सदन में कागजात रखने की आजादी थी कि वो अखबार के, इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई अखबार हो या कोई मैगजीन हो या कोई टैबलॉइड हो, उसकी प्रति को लेकर उसको कोट करते हुए सदन के अंदर अपनी बात रख सकते थे। क्या ओम बिरला के समय में ये चल रहा है? और ओम बिरला के समय में यदि ये परंपरा चल रही होती कि किसी मैगजीन, किसी किताब, उसे कोट करने की बातें होती, तो फिर कारवां मैगजीन को जब राहुल गांधी कोट कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी को कारवां मैगजीन को कोट करने से क्यों रोका गया? निशिकांत दुबे संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कई सारी बातें कहते हैं, कई सारी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, और बातों में तंज ज्यादा होता है, कंटेंट कम होता है, यानी मटेरियल कम मिलता है। क्या आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में न बोलकर संसद के बाहर जो बोलते हैं, अब चूंकि उनके लोकसभा अध्यक्ष सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं, तो क्या इस दौर में सिस्टम और सत्ता को उसी तरीके से देखा जाएगा जिस तरीके से देखने की रवायत गुजरात लॉबी अपने साथ लेकर आई है?
इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर सत्ता घिर कहां रही है। ट्रंप के टैरिफ पर घिर रही है, इजराइल बनाम ईरान में एक तरफ अमेरिका फंसा हुआ है, तो भारत की विदेश नीति पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब से आगे देखें तो हमारी संप्रभुता को लेकर भी कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम किससे तेल खरीदें, किससे ना खरीदें, किससे हमारे व्यापार संबंध सुदृढ़ हो, किससे ना हो, क्या वो कोई तीसरा पक्ष या तीसरा देश तय करेगा। इन सब को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल खड़े ही हो रहे हैं और इनके बीच में एक सवाल सत्ता के सबसे करीबी गोदी सेठ के ऊपर अमेरिका में चल रहे मुकदमे और वो वहां उनकी पेशी न होना, उसको लेकर भी चल रहे हैं। और जिस प्रकार से भारत की सत्ता अमेरिका के सामने डील के माध्यम से दबती हुई नजर आ रही है, तो इन सब सवालों से सत्ता को बचाने के लिए, विपक्ष को उत्तेजनापूर्ण माहौल में लाने के लिए तो प्रधानमंत्री संसद सत्र यानी बजट सत्र का सेकंड हाफ जो 9 मार्च से शुरू होना है, उसके पहले ऐसी बातें तो नहीं कह रहे। क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि जब ऐसी कोई बात होती है, सदन के अंदर कोई गंभीर चर्चा होती है, एकाध व्यक्तिगत टिप्पणियां चाहे इस पक्ष से हो या उस पक्ष से हो, किसी न किसी के ऊपर कर दी जाती है। जब व्यक्तिगत टिप्पणियां होती है तो जिस पार्टी या जिस खेमे के नेता के ऊपर होती है, उसके सांसद उत्तेजित होते हैं, हंगामा होता है और फिर आसन की तरफ से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए या 2 बजे तक के लिए या अमुक समय तक के लिए स्थगित की जाती है। ये काम हो जाता है और सदन में जरूरी सवाल उठ नहीं पाते। अब चूंकि लोकसभा अध्यक्ष का के ऊपर उन्हें पद से हटाने का संकल्प या प्रस्ताव आ रहा है, जाहिर सी बात है कि उस पर चर्चा होगी। चर्चा के दरमियान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अध्यक्षता नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष का चुनाव तो पिछले 6-7 सालों से नहीं हो रहा है। पिछले लोकसभा में भी कोई उपाध्यक्ष नहीं था, इस लोकसभा में भी कोई उपाध्यक्ष नहीं है, जबकि परंपरा के मुताबिक जो लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, उसमें विपक्ष को लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। तो परंपरा का निर्वहन न करना पड़े, क्या इसके लिए उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाया जा रहा? क्योंकि जब उपाध्यक्ष सदन में होते और ओम बिरला के ऊपर प्रस्ताव आ रहा है, ओम बिरला अध्यक्षता नहीं करते, तो स्वाभाविक है उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते। लेकिन अब जगदंबिका पाल या सदस्यों का पैनल, वरिष्ठ सांसदों का पैनल जो पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, उनमें से बारी बारी से लोग सदन का संचालन करेंगे और तब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो उनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, उस पर बहस होगी। अब आगे ये कार्रवाई किस रूप में आगे बढ़ेगी, सदन के अंदर का माहौल क्या होगा और क्या सरकार का कोई हिडन एजेंडा है कि विपक्ष को किसी प्रकार से उत्तेजित करके संसद के माहौल को गर्म कर दिया जाए, ध्वनि मत से गिलोटीन कर, यानी कई सारे विधेयकों या कई सारी डिमांड को, अनुदान मांगों को एक साथ जोड़कर ध्वनि मत से पास कराने की प्रक्रिया तो नहीं अपनाई जाएगी। गिलोटीन दरअसल उसे कहते हैं जब किसी चर्चा को, कई सारे विधेयकों को या कई सारे अलग अलग मसलों को एक साथ जोड़कर सदन के अंदर उस पर हाथ उठा के या पर्ची से या फिर बटन दबा के उसमें वोटिंग करा ली जाती है और उस वोटिंग के बाद या फिर ध्वनि मत से ही वोटिंग करा ली जाती है और उसके बाद उस विधेयक को पास घोषित कर दिया जाता है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों और विवादित मुद्दों को, जैसे किसान आंदोलन वाला मुद्दा था कि राज्यसभा में विवादित किसान बिलों को सदन के अंदर ध्वनि मत से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पास कराने का काम किया था। जबकि संसदीय परंपरा यह कहती है कि यदि एक सांसद भी, जी हां, एक सांसद को यदि किसी विधेयक के ऊपर आपत्ति है और वो वोटिंग की डिमांड करता है, तो वोटिंग करा करके ही किसी कानून को या किसी विधेयक को पारित कराया जाना चाहिए। लेकिन क्या उस तरह की कोई कोशिश 130वें संशोधन के लिए तो नहीं लाया जा रहा? क्या उस तरह की कोई कोशिश किसी दूसरे मामले को लेकर तो नहीं की जा रही जिससे विपक्ष को किसी तरह से उकसाने की कार्रवाई चल रही हो ताकि निलंबन का मौका मिले? अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव पर चूंकि सरकार के पास बहुमत है, प्रस्ताव का गिरना तो तय है, लेकिन इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल उस प्रस्ताव के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थन में है ही, ममता बनर्जी की पार्टी भी समर्थन में है। और जब प्रस्ताव इस तरह के लाए जाते हैं तो सरकार गिराना, प्रधानमंत्री को हटाना, स्पीकर को हटाना या नियम 184 के तहत यदि किसी मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव होता है तो उस निंदा प्रस्ताव का मतलब सिर्फ उस मंत्री के खिलाफ ही नहीं होता,
बल्कि जिन मुद्दों पर सदन चर्चा से बचना चाहता है, जिन मुद्दों की इजाजत आसन की तरफ से विपक्ष को बोलने के लिए दी नहीं जाती, वो सारे मुद्दे इसी बहाने डिस्कशन में लाए जाते हैं। और जब इन सारे मुद्दों पर सदन में चर्चा हो जाती है तो ये सब चीजें सदन के रिकॉर्ड में आ जाती है। पूरा देश देख रहा होता है कि आखिर सदन के अंदर जो विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, विदेश नीति से लेकर आंतरिक नीति तक, ईरान पॉलिसी से लेकर मध्य पूर्व में भारत की नीति से लेकर भारत के अंदर के सामाजिक समूहों को लेकर जो परिस्थितियां हैं उन सब तक, छात्र, नौजवान, किसान, इन सब की समस्याओं तक यदि राहुल गांधी बोलना चाहे, अखिलेश यादव बोलना चाहे, या फिर कल्याण बनर्जी बोलना चाहे, या कोई और बोलना चाहे, सदन के अंदर उस प्रस्ताव पर चर्चा के दरमियान या किन किन मुद्दों पर बोलने से रोका गया, क्या कहना चाहते थे जो बोलने से रोका गया, इसी बहाने ये सारी चीजें कही जाने की कवायद भी होनी है। तो देखते जाइए, आज प्रधानमंत्री जिस तरह से बचाव में उतरे हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री ने आज एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर किया है कि बड़े घरानों के कुछ उत्पाती लड़के, उम्मीद है इस भाषा का प्रयोग यदि प्रधानमंत्री सदन में करेंगे तो कम से कम पूरा देश सुनेगा कि जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, क्या उनके चुनाव के ऊपर भी प्रधानमंत्री मखौल उड़ा रहे हैं। किसी सांसद को, किसी दूसरे सांसद को, अपने किसी संसद के अन्य साथी को उत्पाती लड़के कहकर संबोधित करने का कोई अधिकार नहीं। संसद में जाने वाला व्यक्ति माननीय कहा जाता है, जनता के अंदर भी उसकी इज्जत होती है। इस देश की संसद का एक सांसद सिर्फ एक सांसद नहीं होता, सिर्फ वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता, सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य या लुटियन दिल्ली के बंगले या फ्लैट में रहने का अधिकारी नहीं होता, सिर्फ रेलवे कूपन या फ्लाइट के फ्री टिकट का हकदार नहीं होता। वो सांसद इस देश के अंदर नीति निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कराने वाला, नीति निर्माण की प्रक्रिया को जनहित के मुद्दे पर मोड़ कर लाने वाला वो आखिरी व्यक्ति होता है जहां जनता अपनी समस्याओं के लिए जाती है। नीति निर्माण की पूरी प्रक्रिया उसी के द्वारा संपन्न कराई जाती है, उसी के वोट से संपन्न कराई जाती है। और उसे उत्पाती लड़के यदि कोई पहली बार का सांसद बोलता तो निश्चित तौर पर सबको आश्चर्य होता। मैं फिर एक फैक्ट आपके सामने रखता हूं, नरेंद्र मोदी एक अनुभवी राजनेता है। ठीक है कि नरेंद्र मोदी और राबड़ी देवी इस देश के ऐसे राजनेता है जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के पहले कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़े, और पहली बार सांसद तब बने जब वो बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए। राबड़ी देवी ने भी कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं लड़ा था, और नरेंद्र मोदी ने भी कभी कोई चुनाव मुख्यमंत्री गुजरात का बनने के पहले नहीं लड़ा था। तो क्या संसदीय व्यवस्था को, संसदीय अनुभव को, सवाल पूछने की प्रक्रिया को सीधे मुख्यमंत्री बनकर आया हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता? यह सवाल भी हमारे दर्शकों के लिए है कि संसद सर्वोच्च है या फिर सरकार का मुखिया सर्वोच्च है, या संसद में सदन का नेता जो एक सांसद ही होता है वो सर्वोच्च है? यह सवाल ही यह तय करेगा कि आखिर इस देश में संसद की अहमियत सरकार के लिए क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।